सुबह का एक हादसा जिसने समुदाय को झकझोर दिया। एक कार है जो इमारत से टकरा गई, जैसे उन्होंने फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी हो। मैं देख सकता हूं कि उन्होंने साइन बोर्ड तोड़ दिया और इमारत से टकरा गए। कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 2 दोस्त मारे गए, जो पहली नजर में दुखद दुर्घटना लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे मंजर पर पहुंचेंगे। लेकिन जैसे जैसे जांचकर्ता सबूतों की जांच करना शुरू करते हैं, एक डरावना एहसास होने लगता है। क्या हो अगर ये दुर्घटना थी ही नहीं? उस कार में बैठे 2 लोगों के दिलों में जो डर था, उसमें कोई शक नहीं हो सकता। हम आपको मैकेंजी शारिला केस के मुख्य पहलुओं से रूबरू करा रहे हैं, जो हमारी नई फीमेल क्रिमिनल्स एपिसोड का विषय है। मैं एलिजाबेथ मिलर हूं। ये एपिसोड स्ट्रॉन्ग्सविल ओहायो में है, जो क्लीवलैंड से 20 मील से थोड़ा ज्यादा दूर है। यहाँ हम 17 वर्षीय मैकेंजी शारिला से मिलते हैं। मैकेंजी स्ट्रॉन्ग्सविल हाई स्कूल में पढ़ती थी, जहाँ उसकी मुलाकात बॉयफ्रेंड डोमिनिक रूसो से हुई। मैं एक दिन अपना काम तैयार करने की कोशिश कर रहा था। मेरी एक डेडलाइन थी। 2022 की गर्मियों में डोमिनिक ने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया। कई युवाओं की तरह वो अपना नाम बनाने निकला था। उसने कई काम किए, जैसे कपड़ों की लाइन चलाना, लेकिन मैकेंजी से उसके रिश्ते में दिक्कतें थीं। ऊपर से जितना दिख रहा था, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा था। मैं तुम्हें घर क्यों आने दूं जब तुम ब्रेकअप कर रहे हो और मेरी चीजें तोड़ने की धमकी दे रहे हो? जैसे तुम दरवाजा भी नहीं तोड़ने वाले हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं करोगे तो तुम मेरी कार पे स्क्रैच कर दोगे। अगर तुम मुझे घर में नहीं आने दोगे तो हाँ। ये क्या बकवास है? हाँ मुझे पता है, तो बस मुझे घर के अंदर आने दो। नहीं मतलब क्यों? तुम बस एक सेकंड के लिए शांत क्यों नहीं रह सकते? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम ये तय कर सकते हो अपनी अजीब हरकतों के साथ। तुम सच में ट्रॉमा की समस्या को धमका रहे हो। तुम सच में डराने वाले हो। मेरी कार पर चाबी से खरोंच और बाकी चीजों के लिए वो क्यों धमका रही है? टॉम, दरवाजा खोलने का आखिरी मौका है। मैं जा रही हूँ और वही करूंगी जो कहा था। मैकेंजी अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जानी जाती थी। डोमिनिक से उसका रिश्ता सालों तक ब्रेकअप, फिर सुलह, फिर ब्रेकअप और फिर दोबारा सुलह से भरा रहा। केंजी, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। मैं यहाँ बैठकर लड़ भी नहीं सकता। हमें डिनर और दादा दादी से मिलना है। मैं वाकई नहीं कर सकता। तुम दरवाजा नहीं खोलती, मैं अभी बता रही हूँ। और फिर क्या क्या होगा? तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? मैंने अभी तुम्हें बताया कि क्या हुआ। तुम डिनर पे नहीं आ रही हो, तुम डिनर पे नहीं जा रही हो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा क्या मतलब है। तुम अच्छी तरह नहीं जानती मेरा क्या मतलब है। तुम अभी आकर ये दरवाजा खोलो, वरना बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मैं नहीं जान सकता। मतलब तुम लड़ाई जारी नहीं रख सकती। तुम बार बार धमकियां नहीं दे सकती। मतलब मैं खोल नहीं सकती। तुम मुझे बार बार उस जगह से बाहर नहीं निकाल सकती जिसे तुम मेरा घर कहती हो। केंजी, मैंने तुम्हें बाहर निकाला। तुमने सामान उठाया और कहा सब खत्म। मैंने नहीं कहा कि सब खत्म हो गया है जॉन। ठीक है, तैयार हो? मैं अब गिनती शुरू करने जा रही हूँ। दरवाजा खुलेगा, ठीक है? दरवाजा खोलो और छुपना बंद करो। छोटे बच्चे की तरह मत करो। तैयार हो? 1 2 3 केंजी, मुझसे दरवाजा नहीं खुल रहा। 4। ठीक है, मैं कुछ तोड़ने जा रही हूँ। कुछ लोगों को यह रिश्ता विषाक्त लगा, लेकिन डोमिनिक और मैकेंजी ने साथ रहने का फैसला किया और 2021 के अंत तक साथ रहने लगे। कुछ महीनों बाद एक की मौत हुई और दूसरे पर हत्या का आरोप लगा। 30 जुलाई 2022 को मैकेंजी, डोमिनिक और डोमिनिक के दोस्त डेवियन फ्लैंगन एक ग्रेजुएशन पार्टी में गए। पुलिस इंटरव्यू सुनिए केली वेराजा का, जिन्होंने 30 जुलाई को ग्रेजुएशन पार्टी होस्ट की थी। डेवियन ने आने के लिए पूछा था और मुझे याद है कि केंजी ने भी मुझसे कुछ समय पहले पूछा था। उसने कुछ समय पहले पूछा था, लेकिन उस दिन उसने मुझे मैसेज नहीं किया। डेवियन ने उसी दिन मुझे मैसेज किया और बोला, हाय, क्या मैं अभी भी तुम्हारी ग्रेजुएशन पार्टी में आ सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल। उसने कहा, मैं केंजी और डॉम के साथ आ रहा हूँ। मैं दोस्तों संग खेल रही थी। केंजी बोली, हाय केली, इधर आओ। मैंने पूछा, क्या हुआ? और उसने पूछा, क्या तुम ट्रिप करती हो? मतलब क्या तुम एसिड लेती हो? और मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करती, मैं वो नहीं करती, और खासकर मेरी मम्मी यहाँ है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती। मुझे ऐसा लगा जैसे वो पूछ रही थी। उसने सीधे शब्दों में नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा जैसे वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं उनके साथ अपने घर पर ट्रिप करना चाहती हूँ। और फिर मैं उनके बिल्कुल पास थी, तो मैं अब भी सुन सकती थी कि केंजी क्या बात कर रही थी।
और वो मार्क के घर जाने की बात कर रही थी और वो कह रही थी क्या हमें आज रात करना चाहिए, जैसे वो लोग आपस में बहस कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग इस पर बहस कर रहे थे कि उन्हें ट्रिप करनी चाहिए या नहीं, और वो लोग मार्क के घर की बात कर रहे थे। और फिर करीब 20 मिनट बाद वो लोग वहाँ ज्यादा देर नहीं थे और उसके पास एक पेन था। वो खास तौर पर उसी का था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उनके पास एक पेन था और ट्रंक में एक बोतल थी, लेकिन उन्होंने वहां पिया नहीं। जैसे वो लोग वहां बहुत कम समय के लिए थे, जैसे उन्होंने उस जगह को भी नहीं छोड़ा जहां वो आए थे। वो पूरे समय एक ही जगह बैठे रहे और फिर चले गए। क्या उनके व्यवहार में कुछ संदिग्ध था? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो पूरी तरह से सामान्य लग रहे थे। कैली के घर से निकलने के बाद मैकेंजी, डोमिनिक और डेवियन एक और पार्टी में जाते हैं। 31 जुलाई की सुबह तक वे साथ थे। फिर घर लौटने का प्लान था और ड्राइव सामान्य थी। फिर जैसे ही सूरज उग रहा होता है, 911 पर एक कॉल आती है। क्या आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग्सविल में प्रोग्रेस और एल्बियन रोड कहाँ मिलते हैं? प्रोग्रेस से ठीक सड़क के उस पार, प्रॉक्स के पास। एक कार है जो इमारत से टकरा गई है। मैं उसके पास नहीं गया क्योंकि मैं अपनी मोटरसाइकिल पर था। मुझे नहीं पता था कि मैं फंस जाऊंगा या नहीं, लेकिन उन्होंने कर्ब पर गाड़ी चढ़ा दी। मैं देख सकता हूं कि उन्होंने साइन तोड़ दिया और इमारत से टकरा गए। कारें दुर्घटनाग्रस्त हो गई। क्या आपके पास उसके अंदर एक फनल था? मैं उसके पास नहीं गया, मैं अपनी मोटरसाइकिल पे था। ये कितने समय पहले की बात है? 2 मिनट पहले। मैं वेस्टवुड पे ही रहता हूँ, मैं यहीं पास में रहता हूँ। अधिकारियों ने मौके पर दौड़ लगाई, जो कई लोगों के लिए नया दृश्य था। रेडियो, हमारे पास यहाँ कम से कम 2 लोग हैं, कोई भी हिल नहीं रहा है। हे भगवान, हे भगवान, 3 हैं दोस्तों। रेडियो, 3 लोग सवार हैं, कोई भी होश में नहीं है, कोई भी सांस नहीं ले रहा है। उस खिड़की को बाहर की तरफ धकेलो। रुकी। हे भगवान दोस्त, मेरी आवाज कौन सुन सकता है? ड्राइवरों, रेडियो, ड्राइवर, सांस ले रहा है, बेहोश है। ये बुरा है दोस्तों। वो जिंदा है, हमें किसी तरह उसे बाहर निकालना होगा। ठीक है, हाथ ऊपर करो और दरवाजा खोलो। स्ट्रॉन्ग्सविल पुलिस विभाग का कहना है कि गाड़ी चला रही 17 साल की मैकेंजी थी। उसके 2 यात्री डोमिनिक और डेवियन हैं। डोमिनिक आगे वाली सीट पर है और डेवियन पीछे वाली सीट पर बैठा है। सांस ले रहा है। हे स्विच, चलो देखते हैं कि क्या हमें कुछ पहचान पत्र मिलते हैं। तो क्या वे छोटे दिखते हैं? दूसरी यूनिट के साथ नहीं। हाँ, वे सभी काफी युवा हैं। अगर तुम मुझे ढूंढ लो तो अभी कोई सरकारी ईमेल पता ढूंढो। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। मुझे नब्ज महसूस नहीं हो रही है। वो सांस ले रही है। मैंने उसका पेट देखा। कुछ भाव हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ, हमारे पास 2 हैं जो जा चुके हैं। हाँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं ये सब कैसे करूं। क्या ये चला गया या कुछ और है? ओह रुको, शायद इन्हें सामने से खींच सकते हैं। सार्ज, हम उसे बाहर निकालने की कोशिश करने के लिए तैयार हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कर सकता हूं या नहीं। स्क्वाड के आने तक बस इंतजार करो। वह उसे दबाए हुए है।
वो सांस ले रही है। वो सांस ले रही है, वो सांस ले रही है। उस तक पहुंचने की कोशिश करो और उसे घुमा दो। मैं देखता हूं कि क्या हम जा सकते हैं। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। इस आदमी की नब्ज नहीं मिल रही है। दोस्तों, मुझे इस वाले की नब्ज महसूस नहीं हो रही है। हमने 2 डेक्स लगा दिए। हे भगवान, ये सबसे बुरा है जो मैंने कभी देखा है। या तो वो शराब के नशे में है या किसी और नशे में है, या वो यहाँ की नहीं है। वो बहुत तेज जा रही थी और उसे नहीं पता था सड़क कहाँ खत्म होती है। क्योंकि मेरा मतलब है, ऐसा लग रहा है जैसे वे वहाँ ऊपर भी सड़क से उतर गए थे। हाँ, उन्होंने ऐसा ही किया। तो ऐसा है, ठीक है। तो ये है। हो सकता है वे सीधे दूसरी तरफ से आए हों। हाँ, शायद। लेकिन मेरा मतलब है वे थे। मेरा मतलब है, अगर आप किसी बिल्डिंग को इतनी ज़ोर से मार रहे हैं तो मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ जो लोग काम करते हैं, जो पूरी रात यहाँ रहते हैं, किसी ने कुछ नहीं सुना। बहुत सटीक प्रकार की सीरीज। हाँ, ठीक है। लेकिन वो पागलपन है। मुझे लगता है कि उसके हाथ अभी भी थोड़े गर्म हैं, तो फिर भी ये ऐसा है जैसे अधिकारियों और दमकल कर्मी ने मैकेंजी को कार से निकाला। 21 जाने वाला है। अभी वापस आती हूँ। मेरा दिन अच्छा रहेगा, आपका दिन शुभ हो। मैं 31 में हूँ। मैं जाने वाली हूँ। मुझे 2131 मिला। उन्होंने कहा कि वहाँ कोलोराडो में पौधे हैं। बिना मतलब की बातें कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा नाम क्या है? मैकेंजी, ठीक है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डोमिनिक और डेवियन मृत घोषित हुए। क्या वो किसी गवाह की चीख थी? नहीं, वे सुबह 6 बजे यहाँ से गुजरे और कार देखी। हमें नहीं पता ये कब हुआ, शायद रात में। नहीं पता वे कहाँ से आए। नहीं, वे इसी रास्ते से प्रोग्रेस से इसी तरफ आ रहे हैं। कॉल करने का समय, मृत्यु का समय। छूने पे वो गर्म है, बहुत गर्म है। ठीक है। मृत्यु का समय क्या है? 6:44। दोनों के लिए। हाँ। आप अधिकारी के बॉडी कैमरे के जरिए देख रहे हैं कि इस घातक दुर्घटना में नुकसान कितना बड़ा है। लेकिन जब अधिकारी नुकसान की जांच कर रहे होते हैं तो उन्हें और भी चीजें मिलती हैं। मुझे कार में मशरूम्स और आग की सुरक्षा के लिए स्केल चाहिए। ओह, ठीक है। हाँ, marijuana और मशरूम। मैं कॉकटेल्स के बारे में बात करूंगा। वे हमेशा खाड़ी में राइनर्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कर सकते हैं। इंजन अभी भी काफी गर्म है, तो ये ज्यादा देर पहले की बात नहीं हो सकती। ओह, अब बेहतर है। कुछ ही घंटों के अंदर। हाँ, मेरा मतलब है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमें इस आदमी की पहचान करनी है, उसके परिवार को पता चले। अस्पताल में अधिकारियों को मैकेंजी के माता पिता को कड़वी सच्चाई बतानी पड़ती है। डेव, उन्होंने तुम्हें क्या बताया? वो यहाँ एयरलिफ्ट किया गया था, मुझे ये नहीं पता था। ठीक है। नहीं, वो बैठना चाहता है। हे भगवान। रुको, सैलिस प्रोग्रेस अलामेडा में क्यों है? कार बिल्डिंग में घुसी, 2 लोग मरे, बेटी ड्राइवर थी। कौन मरा? मुझे नहीं पता वे कौन थे, लेकिन उनमें से एक के बारे में हमें जानकारी नहीं है। उसका नाम जैकब है। क्या कोई जैकब को जानता है? नहीं, रुको, बात मत करो। दोस्तों, मुझे पता है, हम इससे निपट रहे हैं। आपकी बेटी ठीक है, वो हमसे बात कर रही है। मेरी उससे बात हुई है। ठीक है, आपकी बेटी जिंदा है। आपकी बेटी जिंदा है। वो गाड़ी चला रही थी। वो कौन है? जैकब और हिल?
मुझे लगता है आपने कौन सा नाम बताया था? टॉम। हो सकता है। ओह, हे भगवान, रुक जाओ। उसका उससे रिश्ता ठीक है। हाँ, फिर डोंग कार में था। क्या क्या तुम मजाक कर रही हो? मैम, अभी हम वहीं पर हैं। ठीक है। उसने क्या कहा? अभी है। ये जांच जारी है, गति भी एक कारक है। तो उसके ड्रग्स हे भगवान। प्रियजनों के अनुसार मैकेंजी, डोमिनिक और डेवियन की मौत से बहुत दुखी हैं। 7 अगस्त 2022 को उसके परिवार ने डोमिनिक की ऑनलाइन शोक सूचना के तहत ये पोस्ट साझा की, जिसमें लिखा था, वो तुमसे प्यार करती थी, हम तुमसे प्यार करते थे, मेरा पूरा परिवार तुमसे प्यार करता था, हमेशा हमारे दिलों में, हमेशा के लिए। कुछ हफ्ते बाद 24 अगस्त को मैकेंजी डोमिनिक की शोक सूचना में पोस्ट करती हैं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है नग, लगता है तुम अभी दरवाजे से आ जाओगे, तुम्हारी हंसी और मुस्कान याद आती है, मैं रोज तुम्हारी ऊर्जा महसूस करती हूँ, काश तुम पास होते। भगवान, तुम ये डिजर्व नहीं करते थे, तुम्हारे सामने शानदार जिंदगी थी, काश मैंने तुम्हें ये सब और ज्यादा बताया होता, मेरा इंतजार करना। जब लोग सोचते हैं कि वो रिकवरी में है और शोक मना रही है, मैकेंजी टिकटॉक पर कई वीडियोस पोस्ट करती हैं। मैं कूल नहीं हूँ, बस उन लड़कियों में से हूँ जो बहुत ड्रग्स ले सकती है और मरती नहीं है। डोमिनिक के परिवार ने अब कुछ चिंताजनक संकेतों को लेकर चेतावनी देना शुरू किया है। चलिए उनकी मां क्रिस्टीन रॉसो के इंटरव्यू का हिस्सा सुनते हैं। इस समय हम टॉक्स स्क्रीन का इंतजार कर रहे हैं ताकि देख सकें कि यह ओवीआई से संबंधित है या कुछ और। अब जब आप और मैं पहली बार बात कर रहे थे, आपने बताया था कि आपको लगता है कि यह सिर्फ ओवीआई नहीं है, इसमें कुछ और भी है। उन्होंने कुछ दिन पहले बताया कि वे तंग आ चुके थे। मैंने पूछा, आपने मुझसे आपको लेने आने के लिए क्यों नहीं कहा? उन्होंने कहा, हम जागे हुए नहीं थे या ऐसा कुछ था। कोट अनकोट, ये मेरे पास लिखित में नहीं है, मुझे सिर्फ कब्रिस्तान में मौखिक रूप से बताया गया था। तो यही उन्होंने कहा था। क्या आप अभी भी उस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं कि इसमें किसी भी तरह की नशे की हालत से बढ़कर कुछ और खतरनाक चीज शामिल थी? मेरे लिए मुझे नहीं पता कि वहाँ आप जानते हैं बहुत सारी अफवाहें हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग चीज़ों के बारे में झूठ बोल रहे हैं। पार्टी में जो भी लोग थे वे सब बहुत असहयोगी हैं और उन्होंने वकील कर लिए हैं और बात करने से इनकार कर रहे हैं। मैंने देखा कि आपके और मैकेंजी के बीच कुछ टेक्स्ट हुए थे और कई बार आप जानते हैं किसी समय पर आई लव यू जैसे संदेशों का भी आदान प्रदान हुआ था, तो शायद वह सहज महसूस कर रही थी। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टॉम और केंजी के बीच रिश्ता कैसा था? टॉम इस बारे में मुझसे ज्यादा खुलकर बात नहीं करते थे, खासकर उनकी बहसों के बारे में। लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि वह उसे हमेशा धमकाती रहती थी और एक दिन वो मुझ पे भड़क गए और बोले कि केंजी गाड़ी चलाते हुए नीचे आती है, पागल कर देती है और ये बहुत बुरा है। मैं और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि डॉम की सारी परेशानियाँ उसी की वजह से हैं और उसके परेशान होने की वजह से हैं। और मुझे ये समझने की ज़रूरत थी कि वो उतनी मासूम और भोली नहीं थी जितना मैंने सोचा था। डॉम ने कभी उसके ड्राइविंग के बारे में या उसके बारे में मतलब कभी आपसे ये कहा कि मुझे इस लड़की के साथ कार में बैठकर सुरक्षित महसूस नहीं होता, या इस तरह की कोई बात कही हो? जैसा कि मैंने कहा, उसमें ये बताया था कि वो पागल है और उसे उसकी ड्राइविंग को लेकर चिंता थी। जांच में पता चला कि मैकेंजी मॉडलिंग एजेंसियों से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। ये पुलिस द्वारा पॉल बर्लिंगहाउस का इंटरव्यू है, जो मिडिल स्कूल से उसका दोस्त है। क्या आपने सोशल मीडिया पर देखा, क्रैश के बाद केंजी ने फोन मिलते ही उस मॉडलिंग कंपनी से बात शुरू की? मैंने लोगों को उसकी चर्चा करते देखा था। हाँ, आपने क्या देखा? लोग सच में बहुत गुस्से में थे। किस बात पर गुस्सा थे? क्या वो उससे बात कर रही है? पता नहीं। उसकी माँ बहुत खुश थी
कि मॉडलिंग कंपनी उसके भविष्य की योजना बनाने में मदद कर रही है। उसने अपने बॉयफ्रेंड और एक बच्चे को मार डाला। दोनों का भविष्य उज्जवल था। उसने 2 लोगों को मारा। उसकी प्रतिक्रिया है, मुझे अपने मॉडलिंग करियर की चिंता है। मैं यही कह रहा हूं, इन सब बातों पर गौर करो। जैसा कि तुम जानते हो, जैसे जैसे समय आता है लोग दिखा सकते हैं कि वे कितने दुखी हैं, एक बहुत अच्छा नाटक कर सकते हैं। फिर जब आप उनका सोशल मीडिया देखते हैं तो उनके करियर और भविष्य की बातें सुनते हैं। अगर मैं दोस्तों को मार दूं या किसी की मौत का जिम्मेदार बनूं तो यह बेहद विनाशकारी है। जांचकर्ताओं के लिए सिर्फ मैकेंजी का व्यवहार नहीं, बल्कि तेज रफ्तार भी इस घातक दुर्घटना का बड़ा कारण थी। अधिकारियों ने बताया कि मैकेंजी तय सीमा से काफी तेज गाड़ी चला रही थी। वो कम से कम 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी और अधिकारियों ने पाया कि दुर्घटना के वक्त उसके खून में THC था। डेवियन के दोस्तों ने बताया कि मैकेंजी अक्सर गांजे के जॉइंट बनाती थी। वे उसे बेबी कुश कहते थे। हाँ, वो क्या है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्मोक करती है। वो बहुत वीड पीती थी और इंस्टाग्राम पर उसकी फोटो भी थी, लेकिन शायद अब डिलीट कर दी होंगी। हाँ, हमारे पास वो है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया है और यहाँ तक कि उसके सबसे करीबी दोस्तों ने भी कि केंजी और डोंग हमेशा झगड़ते रहते थे, ठीक है, और वो हमेशा गाड़ी चलाते समय बहुत आक्रामक हो जाती थी। मुझे याद है किसी ने मुझे बताया था कि उसने डोंग को हाईवे पर उतार दिया था क्योंकि उनका झगड़ा हो गया था। तो वो स्कूल में भी और स्कूल के बाद भी ऐसी ही लड़की के तौर पर जानी जाती थी। और उसकी परेशानियां, हाँ, वो गाड़ी चलाते समय उग्र हो जाती थी और एक बार उसे हाईवे पर भी उतार दिया था। हाँ, उसने उसे पागल कर दिया और हम बस नहीं जानते कि उसने इससे कैसे निपटा। 2 नवंबर 2022 को दुर्घटना के 3 महीने बाद और अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ ही समय बाद पुलिस ने मैकेंजी को हथकड़ी लगा दी, वो भी शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए नहीं। वो कहाँ है? वहीं पीछे है दोस्त। हाय मैकेंजी, बाहर आओ। मैं डिटेक्टिव जाजू हूँ जो क्रैश की जांच कर रहा था। आपको गंभीर हत्या के 2 मामलों में गिरफ्तार किया जा रहा है। कोई आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। क्या मुझे आपकी चाबी मिल सकती है कृपया? क्या आप इसे उतारते वक्त ध्यान रख सकते हैं ताकि ये टूटे नहीं? जरूर जरूर धन्यवाद। जरूर। ठीक है, बस अपने हाथ यहीं रखें। यही पुलिस की गाड़ी यहाँ पर। असल में उस कार से उसी ने बाहर निकाला था, हमने नहीं। क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मैंने नहीं पाया? एक अच्छा दिन हो। अंदर जाते समय अपना सिर संभाल कर रखना। ये पल बॉडी कैम और स्क्वाड कार के अंदर से 2025 में ही जारी किए गए थे। हम देख सकते हैं कि पूरे मामले का दबाव 18 साल की मैकेंजी पर है और शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी स्थिति में होगी। Black mat. सीधा साधा। Yep. Until that door. Step on that yellow line and just face the wall. तुम क्या कर रही हो मैकेंजी? ठीक है मैकेंजी, मैं तुम्हारी हथकड़ी खोलने जा रहा हूँ। मुझे अंकल क्रेन से सारी ज्वेलरी और बाकी सब चीजें चाहिए। मैं इनमें से कुछ भी नहीं पहन सकती। नहीं, मुझे ये सब तुम्हारे जेल में रहते ही हटाना है। ग्रैंड जूरी ने उस पर 1 दर्जन आरोप लगाए हैं
और अभियोजकों को लगता है कि उनके पास हादसा जानबूझकर किया गया था। ये साबित करने के बेहद पुख्ता सबूत हैं। राज्य को पता चला कि मैकेंजी डोमिनिक को मारने और खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रही थी। 1 साल के भीतर ये मामला ट्रायल पर जाएगा, लेकिन जूरी के सामने नहीं, जैसा कि कुछ लोग देखने के आदी हैं। इसका फैसला सिर्फ जज करेंगे। इसे बेंच ट्रायल कहा जाता है। कोर्ट दस्तावेजों से पता चला कि जज ने मैकेंजी, डोमिनिक और डेवियन के गुजरने वाले कई स्थानों का दौरा किया। दुर्घटना पर प्रतिक्रिया देने वाले अधिकारियों ने कोर्ट में गवाही दी कि उन्होंने क्या देखा। एक अधिकारी ने कहा कि कार ऐसी लग रही थी जैसे उसे बीच से काट दिया गया हो। एक पुनर्निर्माण विशेषज्ञ ने गवाही दी कि मैकेंजी की टोयोटा कैमरी की एक्सेलरेटर पैडल टक्कर से पहले 4.6 सेकंड तक पूरी तरह दबाई गई थी। इंजन थ्रॉटल भी 100% पर था, जब तक कि वाहन ने कर्ब पार करते हुए हवा में उड़ान नहीं भरी। उस समय तक 1.6 सेकंड शेष थे। 5 सेकंड की उस अवधि में एक बार भी ब्रेक नहीं दबाया गया। मैकेंजी के वकीलों ने एक ऐसा चिकित्सकीय स्पष्टीकरण पेश किया जो उस घातक दुर्घटना की वजह बता सकता था। आइए पॉल बर्लिंगहाउस की पुलिस इंटरव्यू का एक और हिस्सा सुनते हैं। वो मैकेंजी को मिडिल स्कूल से जानते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ जब वो आपके साथ समय बिताती थी, वो किसी चीज से डरी हुई थी? क्या उसे कोई मानसिक समस्या थी, जैसे डिप्रेशन? उसने कभी बताया कि उसे जिंदगी से नफरत है? उसे पॉट्स डिसऑर्डर था। मुझे लगता है इसे यही कहते हैं जिसमें इंसान बेहोश हो जाता है। मुझे पता है उसकी माँ इसी पर बात कर रही थी। उसकी माँ ने इस बारे में कब बात की थी? जब मैं उनसे अस्पताल मिला था। तो उसके बाद कितनी बार? हादसे के बाद से आपने केंजा से कितनी बार बात की? मुझे सिर्फ एक बार उससे मिलने का मौका मिला। तुम्हें भी एक बार मिलने का मौका मिला? हाँ। वो कैसी थी? अस्पताल में वो खुश नहीं थी। मेरा मतलब है, जब मैं उससे 2 बार मिला तो लगा उसे अपने बॉयफ्रेंड और एक आदमी को मारने की परवाह नहीं थी। आपकी भी वही भावनाएं थी? जब मैं अंदर आया वो टूटी हुई थी, वो पूरी तरह से बिखर गई थी और वो उसी के बारे में बोलती जा रही थी, जैसे वो सिर्फ उसी के बारे में बात कर रही थी। मुकदमे में दलील दी गई कि उसकी POTS की बीमारी दुर्घटना का कारण हो सकते थे। ओहायो मोटर व्हीकल्स ब्यूरो के जांचकर्ता ने गवाही दी। मैकिन्सी ने 2022 में अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय उस बीमारी का जिक्र नहीं किया था, जब उसने डोमिनिक और डेवियन की मौत से कुछ महीने पहले हुई एक दुर्घटना के बाद आवेदन किया था। जैसा कि सभी प्रतिवादियों का अधिकार है, मैकिन्सी ने मुकदमे के दौरान अपनी सफाई में गवाही न देने का फैसला किया। जहां तक इस मामले में जज के फैसले की बात है, सभी आरोपों में दोषी करार दिया गया। अब 21 अगस्त 2023 है, वो दिन जब मैकिन्सी अपनी किस्मत के बारे में जानेगी। सजा सुनाए जाने का दिन सिर्फ प्रतिवादी ही नहीं, पीड़ितों के परिवार के लिए भी भावुक होता है, जिन्हें अपनी बात कहने का मौका मिलता है। इस मामले में मुख्य रूप से मैकिन्सी और डोमिनिक के रिश्ते की बात है, लेकिन एक और व्यक्ति भी है जो मैकिन्सी का शिकार है। मेरा बेटा डेवियन कार्गो से कहीं ज्यादा है और हमेशा रहेगा। वो बहुत अनमोल था। वो एक अद्भुत आत्मा था जिसका दिल सोने का था। उसने दुनिया को वही दिया जो वो अपनी जिंदगी में खुद सबसे ज्यादा चाहता था, प्यार। वो प्यार जो बिना किसी सवाल के आधी रात को भी दोस्त की मदद के लिए दौड़ आए। वो प्यार जो दूसरों की रक्षा करे और उनका सम्मान करे। उसकी प्यारी मुस्कान से वो जल्दी दोस्त बना लेता था। वो प्रतिभाशाली खिलाड़ी था। उसकी योजना बार्बर स्कूल जाकर खुद की दुकान खोलने की थी। मेरा बेटा किसी खास ग्रुप का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो सबका दोस्त था। वो हमेशा दूसरों को प्यार और दया दिखाने के लिए आगे बढ़ता था, खासकर जिन्हें समाज अनदेखा करता था। कम किस्मत वाले, विकासात्मक चुनौतियों वाले, दुखी और कम आके गए। डेवियन यह सुनिश्चित करता था कि जो भी उसके रास्ते में आता, उसे यह महसूस हो कि वह सच में उन्हें देखता है, उनकी कदर करता है और वे उसके समय के लायक हैं। डेवियन और मेरे बच्चों ने अपने हिस्से से कहीं ज़्यादा दिल टूटने, कठिनाइयों और नुकसान का सामना किया है। डेवियन को अपनी बहनों संग फॉस्टर केयर से गोद लिया गया। वे जैविक भाई बहन हैं। हमें सम्मानित महसूस होता है कि हमें चुना गया या हमें उनके माता पिता बनने के लिए चुना गया। डेवियन मार्केट फ्लैनगन का निधन सहना मेरे लिए बहुत कठिन था। हमने पहले दिन से ही सब कुछ एक साथ झेला है। डेवियन मेरी और मेरी छोटी बहन डहालिया के लिए बड़े भाई जैसे थे।
हम सबको 2012 में एक साथ गोद लिया गया था। डेवियन के गुजर जाने के बाद मेरे जीवन में बहुत सा आघात और पुराना दर्द वापस आ गया, जिससे इस दर्दनाक घटना से उबरना बहुत मुश्किल हो गया है। डीमन मेरे लिए सिर्फ बड़े भाई नहीं बल्कि आदर्श भी थे। वो इंसान थे जिन पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा सुरक्षित महसूस कराया। उन्होंने मुझे हर पल का महत्व और जीवन का आनंद लेना सिखाया। हमारी यादें बहुत गहरी हैं, पर उनके जाने के बाद ही जीवन का असली मूल्य समझ आया। मुझे लगता है मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। मैं चाहूँगी कि मैकेंजी को सबसे लंबी संभव सज़ा दें। मैं उन्हें 3 साल से जानती हूँ और वो हमेशा आसान रास्ता चुनती हैं। डोमिनिक रूसो के परिवार वाले भी मैकेंजी की बात आने पर खुलकर बोलते हैं। कोई नहीं चाहता था कि यह हत्या हो या मैकेंजी शिरिला को इस हादसे के लिए सजा देना, लेकिन ये एक कार दुर्घटना नहीं थी। सबूतों और विज्ञान ने साबित किया कि मैकेंजी शिरिला ने मेरे बेटे डोमिनिक और डेवियन की हत्या की। इस मामले में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, जैसा कि शिरिला परिवार दावा करना चाहता है। मैं स्ट्रॉन्ग्सविल पुलिस और ओहायो राज्य को इस दुर्घटना की सच्चाई जानने की कोशिश के लिए धन्यवाद देती हूँ। उनकी वजह से हम सब जानते हैं कि उस दिन उस कार में क्या हुआ था। जो हम नहीं जानते वो है क्यों। काश मैं इसे हर दिन बदल सकती। मैंने उस हादसे में अपने 3 बच्चों को खो दिया। हर दिन एक भी मिनट ऐसा नहीं जाता जब मैं अपने बेटे और डेवियन के बारे में ना सोचूं। मेरा दिल हमेशा के लिए टूट गया है। मैकेंजी शिरिला के पास विकल्प था, डोम और डेवियन के पास विकल्प नहीं थे। हम सब यहाँ शोक मनाने के लिए रह गए हैं, लेकिन जो डेव, टॉम, निक और डेवियन ने खोया है उसकी भरपाई कभी भी किसी भी तरह से नहीं की जा सकती, या किसी भी विशेष सजा से। 31 जुलाई 2022 को उन्होंने मैकेंजी की मां को फोन किया, जो मेरे बेटे और डेवियन की मौत से बेहद व्याकुल थी। मुझे पता था मैकेंजी अस्पताल में थी और पहली बात मुझसे कही गई थी कि फेसबुक पर लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। हाँ, मेरा बेटा मर चुका है, उसका दोस्त मर चुका है, और मैं तुम्हारे बेटे के बारे में भी पता कर रही हूँ। हाँ, सोशल मीडिया ही सबसे ज़रूरी है। सोशल मीडिया ने मैकेंजी की ज़िंदगी को एक खेल बना दिया है और इस दिल दहला देने वाली त्रासदी को भी एक खेल बना रहा है। कोई भी उस दर्द की कल्पना नहीं कर सकता जो एक बच्चे को खोने से होता है, जब तक कि उन्होंने खुद अपना बच्चा ना खोया हो। ये दर्द हमेशा के लिए रहता है। समय इस घाव को नहीं भरता। मैकेंजी, तुम्हें जेल जाना होगा क्योंकि तुमने ये किया। शुक्र करो कि तुम अभी भी जिंदा हो और तुम्हारे पास एक भविष्य है, चाहे वो जैसा भी हो। डोम और डेवियन से उनका भविष्य, उनकी उम्मीदें और उनके सपने छीन लिए गए। मैकेंजी ने डोमिनिक पर कोई दया नहीं दिखाई और ना ही डेवियन पर। अब सिर्फ भगवान ही उसकी आत्मा पर दया कर सकते हैं। दोषारोपण पक्ष ने दुर्घटना के बाद मैकेंजी की पश्चाताप की कमी की कड़ी आलोचना की। उनका कहना है कि उसका व्यवहार, जैसे कि उसके सोशल मीडिया वीडियो में दिखता है, ऐसे कई उदाहरणों में से एक है। मैं कूल नहीं हूँ, बस उन लड़कियों में से हूँ जो ज्यादा ड्रग्स ले सकती है और मरती नहीं। मेरी फिगर पिनअप और गुड़िया जैसी है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के तुरंत बाद पुलिस को आरोपी के कुछ और वीडियो मिले, जिसमें वह व्हीलचेयर पर बैठकर फ्लैट्स में एक कॉन्सर्ट में शामिल हो रही थीं। और एक बार फिर माननीय न्यायाधीश, मैं ये अदालत में इसलिए पेश कर रहा हूं ताकि यह दिखा सकूं कि इसमें पछतावे की कितनी चौंकाने वाली कमी है। ये सब उस समय हो रहा था जब जांच अभी भी चल रही थी, उससे पहले कि उस पर पिछले साल नवंबर में आरोप लगे और उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस के पास ऐसी बातें आ रही थीं जो पछतावे की हैरान करने वाली कमी दिखाती थीं। इसके साथ ही ये तथ्य भी जुड़ा है कि घटना के तुरंत बाद प्रतिवादी के एक कार चलाने की सूचना मिली थी और उसे स्ट्रॉन्ग्सविल में फिर से कार चलाते हुए देखा गया। हालांकि उसकी मां ने बताया कि उसे कभी कभी चक्कर आते थे और नमक की गोलियां लेनी पड़ती थीं। भले ही उसकी मां ने ही उसे वो कार दी थी जिसका उसने डोमिनिक और डेवियन की जान लेने में इस्तेमाल किया। जज साहब, मैं बस एक बार और जारी रखने की अनुमति चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद।
बहुत अच्छा। ये पिछले साल के हैलोवीन के समय की, यानी दुर्घटना के बाद और नवंबर में आरोप लगने से ठीक पहले की तस्वीरें हैं। मैकेंजी की मां नताली अदालत से बेटी के लिए दया मांगती हैं। मान्यवर, ये एक भयानक, दुखद और डरावना हादसा था जिसकी उसे कोई याद नहीं है और वह इससे कभी भी भावनात्मक या शारीरिक रूप से उबर नहीं पाएगी। वो भी लगभग मर गई थी। कृपया सज़ा को एक के बाद एक चलने वाली मत रखिए। वो परिवार का हिस्सा थी और हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हादसे वाली सुबह उसका फ़ोन आया, फिर मुझे फ़ोन आया कि कार दुर्घटना हुई है, हम अस्पताल गए। मुझे ये भी नहीं पता था कार में कौन था। नामों की पुष्टि नहीं हुई थी। मैं रोने वाली थी क्योंकि मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। हम उसे बहुत प्यार करते थे। मैं आपसे नरमी बरतने की गुजारिश कर रही हूँ क्योंकि ये एक दुखद दुर्घटना थी जिसे उसे याद भी नहीं है। और डेवियन वो हमारा नया दोस्त है और मुझे बहुत अफसोस है। नहीं, भगवान, बिल्कुल नहीं। वे सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे सब हर दिन साथ में बिताते थे। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। मुझे मिस्टर शॉ से दिक्कत है। माफ़ कीजिए? क्या यही समस्या का हिस्सा नहीं है कि वे सब एक दूसरे पर भरोसा करते थे? क्या यही समस्या का हिस्सा नहीं है? ये तो बिल्कुल भी समस्या नहीं है। ये तो बहुत शानदार था। एक अच्छा दिन था। शानदार। मैं समझती हूँ कि ये कैसा दिखता है। मैं कह रही हूँ वो कभी ऐसा नहीं करती। ये एक दुखद दुर्घटना थी। हमें इसका पता लगाना होगा। मैं समझती हूँ। सजा से पहले मैकेंजी को बोलने का मौका मिलता है। 19 साल की उम्र में वो आंसू रोककर अपना बयान देती है। परिवार, डॉम और डेवियन के मुझे गहरा दुख है। आशा है एक दिन आप समझेंगे कि मैं न तो कभी ऐसा होने देती, न ही है जानबूझकर करती। काश मुझे सब याद होता। मुझे बहुत अफसोस है, मेरा दिल टूटा है। मैं डॉम और डेवियन से प्यार करती हूँ। हम सब दोस्त थे। डॉम मेरे आत्मीय साथी थे। काश मैं आपका दर्द दूर कर पाती। मुझे बहुत अफसोस है। मेरे परिवार को आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। मुझे ढूंढने के लिए धन्यवाद और आप सभी से प्यार करती हूँ। धन्यवाद। उसकी बचाव पक्ष की वकील जज से अनुरोध करती हैं कि उसकी सजाएं एक साथ चलें। लेकिन क्या जज सहमत होते हैं? इन तीनों परिवारों और इन परिवारों के दोस्तों को बहुत दुख हो रहा है और इन सभी की जिंदगियां आरोपी के कृत्यों की वजह से हमेशा के लिए बदल गई हैं। मैकेंजी के एक स्वार्थी, जानबूझकर लिए गए और क्रूर फैसले के अनचाहे और परोक्ष परिणाम हमेशा असर डालते रहेंगे। इसने इतिहास बदल दिया क्योंकि इसने 2 जिंदगियां ख़त्म की। 2 जवान लड़कों की भयानक मौत हो चुकी है। इस रात क्या हुआ इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। उस कार में बैठे दोनों लोगों के दिलों में जो बिल्कुल डर था, उसमें कोई शक नहीं हो सकता। आरोपी ने सभी घटनाएं नियंत्रित की। उसने दिन चुना, खासकर उसने 18वें जन्मदिन से एक दिन पहले का दिन चुना। उसने कार चलाने का फैसला किया, कार चलाने का समय चुना। उसने औद्योगिक पार्कवे से होकर जाने वाला एक अनजान, पहले से देख परख लिया गया रास्ता चुना। उसने निशाना लगाने के लिए लक्ष्य और पीड़ित चुने। उसने साधन और उसे अंजाम देने का तरीका चुना। उसने 31 जुलाई 2022 की घटनाओं की योजना बनाकर जानबूझकर अंजाम दिया। सबूतों की समीक्षा तथ्यात्मक निष्कर्षों का समर्थन करती है। फोरेंसिक गवाही का सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाले आपात कर्मियों की गवाही का, आपातकालीन कक्ष के डॉक्टरों की गवाही का जिन्होंने प्रतिवादी का इलाज किया, कॉरोनर के चिकित्सा परीक्षक की गवाही का, उन लोगों की गवाही का जो पीड़ितों और प्रतिवादी को जानते थे, और बीएमवी अधिकारी की गवाही का जिसने ये सबूत दिया कि न केवल प्रतिवादी ने अपने लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय किसी भी चिकित्सीय स्थिति से इनकार किया, बल्कि उसकी मां ने भी सह हस्ताक्षर किया और इसकी पुष्टि की। दुर्घटना के बाद मैकेंजी ने ड्राइवर लाइसेंस नवीनीकृत कराया और फिर चिकित्सीय स्थिति से इनकार किया। जांच में उसने पूछा, क्या उसका लाइसेंस सिर्फ 10 साल के लिए निलंबित हो सकता है? समझना कठिन है कि कोई व्यक्ति 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार होने के बाद भी अपनी गाड़ी चलाने के अधिकार की चिंता कैसे कर सकता है। ऐसा कोई चिकित्सीय कारण नहीं था जिससे यह एक दुर्घटना बन जाए। कार में कोई यांत्रिक खराबी भी नहीं थी। रिकॉर्ड में तथ्य और सबूत पूरी तरह स्पष्ट हैं।
उसकी मां के बिना चिकित्सीय प्रमाण के दिए बयान विश्वसनीय नहीं है। ये याद रखना ज़रूरी है कि भले ही मैकेंजी खुद मरना चाहता था, यह बात अप्रासंगिक है। आत्महत्या का असफल प्रयास हत्या के लिए कोई बचाव नहीं है, और यहाँ तक कि जब कोई हत्या आत्महत्या का प्रयास होता है और योजना को अंजाम देने वाला व्यक्ति बच जाता है, तब भी अन्य मौत या मौतें हत्या ही मानी जाती हैं। इस कमरे में मौजूद सभी लोगों के दर्द के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, और वह व्यक्ति तुम हो मैकेंजी। दूसरे आरोप यानी डेवियन फ्लैगन की हत्या के लिए उसे 15 साल से उम्र कैद तक की सज़ा मिली है। पहले आरोप यानी डोमिनिक रूसो की हत्या के लिए उसे 15 साल से उम्र कैद तक की सज़ा मिली है। दोनों सज़ाएं साथ साथ चलेंगी और पहले से काटी गई अवधि का लाभ मिलेगा। मैकेंजी शारिला ओहायो महिला सुधार गृह में डोमिनिक रूसो और डेवियन फ्लैगन की हत्या के लिए 2 उम्र कैद की सजा काट रही हैं और 15 साल बाद पैरोल की पात्र होगी। पहली पैरोल सुनवाई 2037 में होगी। एपिसोड सुनने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलनेट हूँ। हम जल्द ही फीमेल क्रिमिनल्स के अगले एपिसोड के साथ लौटेंगे।